नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे एक बेजुबान और एक इंसान की दोस्ती की। दरअसल अमरोहा में एक बेजुबान जानवर और इंसान के बीच लगाव और प्यार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। अमरोहा में एक बुजुर्ग की मौत पर बंदर का गम मनाते हुए का वीडियो सामने आया। दरअसल बंदर बुजुर्ग के शव के पास न सिर्फ बैठा रहा, बल्कि परिजनों और रिश्तेदारों के साथ शव से लिपटकर 40 किलोमीटर दूर गंगा घाट पर अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। जब तक चिता की आग शांत नहीं हुई, तब तक वहीं बंदर वो वहां बैठा रहा। बाद में जब लोग घर लौटने लगे, तो उन्हीं के साथ बंदर भी गाड़ी में चढ़कर वापस आया, जो कि अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल किया जा रहा है। दरअसल ये मामला कस्बा जोया के मोहल्ला जाटव कॉलोनी का है और यहाँ रहने वाले बुजुर्ग राम कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ है। परिजनों के मुताबिक 2 महीना पहले ही एक बंदर राम कुंवर सिंह के पास आकर बैठ गया था। तभी राम कुंवर सिंह ने उसे खाने के लिए रोटी दे दी थी, जिसके बाद बंदर उनके पास प्रतिदिन आने लगा। रोजाना राम कुंवर के पास आकर बंदर बैठता था और रोटी खाता था। बाद में काफी देर तक उनके साथ खेलता भी रहता था। लेकिन बीते मंगलवार की सुबह अचानक राम कुंवर का निधन हो गया। राम कुंवर के बेटे के सुनील कुमार के मुताबिक बंदर पिता के साथ खाना खाता था, जिसके चलते पिता उसे दोस्ती की तरह मानते थे। जो कुछ वो खाते थे वो बंदर को भी खिलाते थे। मंगलवार को उनके पिता की मौत के बाद जब वो लोग उनके शव के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तब अर्थी उठाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन तब बंदर वहां पहुंच गया और पिता की अर्थी से ही लिपट गया। उन्होंने बताया कि बंदर की आंखों में आंसू थे। लोगों को रोता देख वो जमीन पर लेट गया और दुख में शामिल हुआ और अंतिम संस्कार करने 40 किलोमीटर दूर बॉडी से चिपका हुआ अंतिम संस्कार की जगह पर। जोया जाटव कॉलोनी की घटना है। हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे, राम कुंवर, जोया जाटव कॉलोनी से। तो इस बीच जैसे पिंड बदले जाते हैं, वहाँ पर बंदर आया चल के, और बंदर ने उनका मुंह घेर कर देखा। फिर उनके पैरों पर चढ़ के ऊपर डीसीएम के ऊपर टिगरी को गया गंगा धाम, और वहाँ पे चिता पे जैसे रखते हैं, तो उसने चुम्मी ली, फिर अलग कूद गया वो। फिर घर तक वापसी आया हमारे साथ में चलकर। आया भी है, नहाया भी है, खाना भी खाया। इधर से गया हो और उधर से हमें घर छोड़ के, हमारे घर लेट के, और फिर वापस पहुंचा हो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अयोध्या की, जहां दीपदान कार्यक्रम का आयोजन 13 अक्टूबर को किया जाएगा। तो राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले राम भक्तों की आत्मा की शांति के लिए अयोध्या में दीपदान कार्यक्रम और वाराणसी में अनुष्ठान किया जाएगा। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से लेकर आज तक राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले कर सेवकों और राम भक्तों की आत्मा की शांति के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 13 अक्टूबर को किया जाएगा। इसको लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने जानकारी दी। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया है कि 500 सालों में बहुत से लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए 13 अक्टूबर को दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ज्ञात अज्ञात बलिदानियों के लिए राम की पैड़ी पर दीपदान किया जाएगा, जहां नवरात्रि में भी राम जन्मभूमि मंदिर में भगवती आराधना का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बता दें कि उन्होंने बताया है कि इस दौरान FCRA के तहत प्रवासी भारतीयों से चंदा प्राप्त करने के लिए आवेदन भी किया गया है, जिसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। उडुपी कर्नाटक मठ पेजावर मठ के विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज मध्वाचार्य है, वैष्णव परंपरा के हैं और ट्रस्टी हैं। अयोध्या के दिनेंद्र दास जी निर्मोही अखाड़े के महंत, ये सब लोग प्राण प्रतिष्ठा के लिए किए जाने वाले आयोजन, पूजन
और उसके बाद सब प्रकार के रामानंद परंपरा को जानने वाले पुजारी, आवश्यकता पड़ी तो उन पुजारियों का प्रशिक्षण, इस पर उन्होंने चिंतन मनन शुरू किया है। प्रशिक्षण 5-6 महीने का तो होगा। तो एक निवेदन पत्रक प्रांतों की, राज्यों की भाषाओं में छापकर सूचना ये दी जाएगी कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने निकटतम मंदिर में वैसा ही आनंद का वातावरण पैदा करो। मंदिर को सजाओ, जिस किसी देवी अथवा देवता की प्रतिमा मंदिर में है। तो बुलेटिन में बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 65वें दिन भी सभी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी रहा। तो लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 65वें दिन भी जारी रहा, जहां सैकड़ों की संख्या में धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया और अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेजा गया। इस दौरान अभ्यर्थियों का कहना है कि वो करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं, जो 65 दिनों से धरना दे रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन के सिवा अभ्यर्थियों को कुछ नहीं मिला है। अभ्यर्थियों का कहना है विकलांग का नाम बदलकर दिव्यांग रख दिया गया है, लेकिन जब अधिकार मांगने की बारी आती है तो असली सम्मान उनको नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और वो इसको लेकर लगातार 65 दिन से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सर, हमको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है सर। मैं दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ सर। इन लोगों ने विकलांग का नाम बदल के दिव्यांग रख दिया। खाली दिव्यांग नाम बदलने से क्या हमको सम्मान मिल गया? जब हम अपने अधिकार मांगते हैं तो हमको हमारे साथ अन्याय क्यों किया जाता है? हम लोग बिल्कुल करो या मरो की स्थिति पे आ गए हैं। हम लोग छाछठ। तो बुलेटिन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां डंपिंग ग्राउंड का लोग विरोध कर रहे हैं। इससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ग्रेटर नोएडा के दादरी में अवैध तरीके से बनाए गए डंपिंग ग्राउंड को लेकर लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, जहां लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बता दें कि स्थानीय लोगों को प्रदर्शन को देखते हुए अब दादरी कस्बे से निकलने वाले कचरे को सड़कों पर ही फेंका जा रहा है, जिससे सड़कों पर गंदगी का अंबार लग गया है। सड़क पर फैले कूड़े और गंदगी से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर फैले कूड़े और गंदगी से कई बीमारियों की फैलने का खतरा भी बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम इस कूड़े को लेकर नहीं उठाया जा रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करता है। कितने वर्षों से यहाँ डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है? डंपिंग ग्राउंड यहाँ करीब 10 साल से है और इसको बार बार ये जो दादी की जो चेयरपर्सन है वो हर बार यही कहती हैं कि मैं इस बार इसे ख़त्म करा दूँगी, इस बार मैं इसका निवारण करा दूँगी। लेकिन जब हमने इनसे बोला कि इसे ख़त्म कराइए तो इन्होंने यही बोला कि अब के करा दूँगी, अब के करा दूँगी, यानी कि इन्होंने इसका कोई भी खास समाधान हमें अब तक नहीं दिया। सर, क्या नाम है? कितने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर चल रहा है? मैं एडवोकेट आर किशन राणा। 10 दिन से तो धरना चल रहा है। मैं तो करीब पिछले 5 साल से इस कूड़े को हटवाने के लिए लगा हुआ हूँ। एक लिखत पढ़त में फेसबुक से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुहिम चला रखी थी पिछले। तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां किसान समृद्धि मेले का आयोजन किया गया। तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए योगेश सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन किसानों को अपनी आय दुगनी करने में अनेकों कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बालापुर चीनी मिल यूनिट मनकापुर के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए किसान समृद्धि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नई तकनीक और कम लागत से खेती करने के लिए
आधुनिक उपकरणों और जैविक खाद्य पदार्थों के लिए दर्जनों स्टॉल भी लगाए गए, जिसका जिलाधिकारी ने चीनी मिल मालकिन अवंतिका सर्वगति का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मेले में लगे हर एक स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा है कि कार्यक्रम की सराहना करते हुए जिस तरीके से बलरामपुर चीनी मिल ने किसान समृद्धि मेले का आयोजन किया, उससे किसानों को अपनी आय दुगनी करने में प्रबल सहयोग मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि चीनी मिल हमेशा किसानों की आमदनी दुगनी करने का प्रयास करता है ताकि किसान अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन कर अपनी आमदनी दुगनी कर सके। देखिए, किसान मेले का नाम ही किसान समृद्धि मेला है, तो हर कार्य यहाँ पर जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो समृद्धि और किसानों की समृद्धि खासकर को बढ़ाने की ही बातें हैं। या तो वो टेक्निक की बातें हैं, या तो वो नई कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई नई बीमारी हो, अगर कोई नई कीड़ा हो तो उसकी दवाइयाँ भी सारी उपलब्ध हैं। बड़े किसानों के लिए अलग चीज़ें, छोटे किसानों के लिए अलग चीज़ें, सारी किस्म के सल्यूशंस यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो समृद्धि एक की नहीं, पर हर तरह से हम समृद्धि पे लगे हैं। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दिशा दिखाई थी हमें कि आप लोग अपने मिल के किसानों का संबोधन करिए। बलरामपुर चीनी मिल के तत्वाधान में बलरामपुर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और ये किसान समृद्धि मेले के रूप में आज इसका आयोजन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत तादाद में यहाँ पे बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, कृषक बंधु हैं, बहनें हैं। और ये पूरा जो ज्ञानवर्धन सेशन है, समृद्धि मेला है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की जो हितकारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। तो बुलेटिन में बात सीतापुर की कर लेते हैं, जहां नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि नाबालिग के विरोध करने पर नाबालिग को जहर देने का आरोप भी दबंग युवक पर लगा है। तो सीतापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां थाना रेउसा क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि गांव के दबंग पर ही दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, जहां पीड़िता ने बताया है कि जब उसने दुष्कर्म का विरोध किया तो उस लड़की को जहर पिलाया गया था, जिसके बाद नाबालिग लड़की को गंभीर हालत में बीते दिनों जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। अब 3 दिन बाद लड़की को होश आया तो लड़की ने अपने परिजनों को सारी आप बीती सुनाई। जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम अकेले थे घर में और कपड़ा धुल रहे थे और मेरी बेइज्जती की। फिर ऊपर से हम के मम्मी पापा से कह दूंगी तो उसने मुझे नट्टी दाब के हाथ नीचे के जहर पिला दिया। फिर वो भाग गया। तो मेडिकल कॉलेज में 3 दिन। हाँ, 3 दिन भी हो चुके हैं, चौथा दिन है आज। हम खेत को गए थे। हमारी लड़की घर पर अकेली थी और शरीफ ने आया हमारी बिटिया से गलत किया और जब वह कहे कि हम मम्मी पापा से कह दिए तब उसको जहर पिला दिया और जब जहर पिला करके चले गया तले हम आ गया तब वो भाग गया। जब भाग गया तब तो बुलेटिन में बात जालौन की कर लेते हैं, जहां प्रेम प्रसंग के चक्कर में आत्महत्या का मामला सामने आया। तो जालौन में एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि लड़की की मां ने उसे फोन पर डांट लगाई थी, जिससे गुस्सा होकर उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एक घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते लड़की ने खुदकुशी की है। परिजनों ने उसे कई बार समझाया पर देर रात तक फोन पर बात करने से परिजनों ने उसे डांट लगाई। इसके बाद उसने गुस्से में आकर फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दी। मां ने जब खिड़की से बेटी को फंदे से लटका देखा तो उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़कर लड़की को नीचे उतारा। जिसके बाद वो लड़की को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद लड़की को मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा मोहम्मद वाहिद ने बताया है कि उसकी भतीजी ने फांसी लगा ली। वो पड़ोस में रहने वाले नीलू फरहान से फोन पर बात करती थी, जिसे उसे रोका जाता था। उसे बात रोके जाने पर उसकी मम्मी ने उसकी डांट लगाई, जिसके बाद नाबालिग लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। 10 अक्टूबर को जालौन थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की द्वारा आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर
थाना स्थानीय की पुलिस तथा मेरे द्वारा जाकर मौके पे जांच के हेतु पहुंचा गया, तो वहाँ पता चला कि मृतका का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मद वाहिद। क्या घटना हुई है? भतीजी हमारी फांसी लगा ली कल मगरिब की नमाज से पहले 5 मिनट पहले। अच्छा, कोई प्रकरण सामने आया, कुछ मुद्दा सामने आया, क्यों लगाई फांसी? एक छोटा सा मोबाइल पकड़ा गया, इतना था हाँ। पोटरा वाला। हाँ। तो वो एक लड़का है नीलू फरहान नाऊ का, उस लड़के ने उस लड़की को मोबाइल दिया, उस लड़के ने लड़की से कुछ कह दिया, वो हम लोगों को पता नहीं। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां बड़ौत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बागपत में चेकिंग के दौरान बड़ौत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि पुलिस ने किसानों की ट्यूबवेल से सामान चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान और 70,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। दरअसल काफी समय से पुलिस को किसानों की ट्यूबवेल से सामान चोरी होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद किसानों ने बागपत पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने निर्देश अनुसार बड़ौत पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां पुलिस ने बड़ौत में रहने वाले संजय जैन, एहसान और रफाकत को गिरफ्तार किया। बता दें कि पकड़े गए सभी अपराधियों पर बागपत जिले के विभिन्न थानों में 15 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो बुलेटिन में बात तो कौशाम्बी की कर लेते हैं, जहां मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। तो कौशाम्बी में गोलीबारी की खबर सामने आई, जहां खरंजा पर पानी भरने से को लेकर मामूली विवाद को लेकर दबंग ने एक युवक पर गोली चला दी। तो वहीं इस गोलीबारी से पड़ोस की एक महिला और एक किशोरी को भी गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि सीने में गोली लगने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई, जबकि महिला और युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आरोपी गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर गांव में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। इस दौरान सीओ सिराथू अवधेश विश्वकर्मा फॉरेंसिक टीम के साथ गांव पहुंचे और मामले की जांच में गए। जो आरोपी पक्ष है उसके घर का पानी सड़क पर फैल रहा था, जिससे पीड़ित पक्ष जब अपने खेतों में जाता था तो उसे दिक्कत होती थी। इस बात पे दोनों में कहासुनी हुई। बाद में पीड़ित पक्ष अपने घर पे जब पहुंचा तो आरोपी पक्ष जाकर के वहां से 2 फायर किया, जिसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और उनके घर की 2 महिलाओं को पैर में। बुलेटिन के आखिरी में बात कासगंज की कर लेते हैं, जहां एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। तो कासगंज से हत्या का दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां घर पर चारपाई पे सो रही महिला को रस्सी से बांधकर गला रगड़कर दर्दनाक हत्या कर दी गई। पति की सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की तरफ से हत्यारों की तलाश की जा रही है। वहीं पति की तहरीर पर इलाका पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर एक नामजद सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि पूरा मामला सहावर थाना क्षेत्र के कस्बा की बड़ी जामा मस्जिद के पास का बताया जा रहा है, जहां मुराद मियां अपने परिवार के साथ घर पर सो रहा था। इसी दौरान कुछ बदमाश घर में घुसे और सोते समय उसकी पत्नी को रस्सी से बांधकर पत्नी की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इस दौरान एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया है कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। पति की तहरीर पर एक नामजद सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा। सर, सावर में ये जो घटना हुई है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये 11 अक्टूबर की देर रात्रि थाना सावर पे एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मुराद, उसकी पत्नी जो कि लगभग 38 वर्षीय महिला है, देर रात उसके एक जानने वाले व्यक्ति कासिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर के हत्या कर दी गई। तत्काल सूचना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर थानाध्यक्ष रवाना हुए। सभी उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जो घटना स्थल है उसका बारीकी से निरीक्षण किया गया। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।